अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम अपने रिमेनिंग ग्रुप ट्रेंड्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं हमने ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स में 3 ट्रेंड्स को कवर किया था, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस शामिल है। ठीक है, आज हम 4th ग्रुप ट्रेंड पढ़ेंगे, 4th प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, और एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवाता चलूँ, हम तमाम की तमाम यहाँ पर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक के लिए पढ़ रहे हैं। एस ब्लॉक में हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हाइड्रोजन इज़ नॉट द अल्कली मेटल एंड नॉट अल्कलाइन मेटल। फ्रॉम लिथियम टिल रेडियम, ये सब के सब हमारे पास अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल्स हैं। ये हमारे पास 1A ग्रुप होता है विच इज़ अल्कली मेटल्स, ये 2A है अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, इन सब के ग्रुप ट्रेंड्स पे हम काम कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं, आयनिक रेडियस पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं। आज मेरा टारगेट है आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल और दीगर जो रिमेनिंग रह गए हैं वो तमाम के तमाम ट्रेंड्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम एलिमेंट के एटम में से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इट मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑर्बिट में से हमें एनर्जी चाहिए, यानी हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आउटर मोस्ट से निकलेगा, लिहाजा उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब मैंने आपको पूरे पीरियड का नहीं बताना, मैंने आपको सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का बताना, सॉरी एस ब्लॉक में 1A और 2A के एलिमेंट्स का बताना है, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल के बारे में मैंने आपको बताना है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, ग्रुप में क्या होगी और पीरियड में क्या होगी। तो आइए पढ़ते हैं। अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन की बात करूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप। सेम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो सेम पीरियड में बात करता हूँ थर्ड पीरियड की। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में मेरे पास सोडियम भी है और मैग्नीशियम भी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिए ताकि ईजी हो आपके लिए। सोडियम के पास 3 शेल होते हैं, उसका नंबर 11 होता है स्टूडेंट्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है जबकि मास इसका 23 है, जबकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और उसका मास 24 है। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। के शेल में 1 है, एल शेल में 8 है, सॉरी के शेल में 2 हैं, एल शेल में 8 हैं, 10 हो गए। 1 रह गए 11 इलेक्ट्रॉन जो कि आपका थर्ड शेल में एम शेल में मौजूद है आपके सामने यहाँ पर। यानी अगर मैं कहूँ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ तो K2 L8 M1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का अगर लिखा जाए तो K2 L8 M2, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 and 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताएं मेटल्स क्या प्रेफर करते हैं, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या 7 इलेक्ट्रॉन ये ले सकेगा, इतनी एनर्जी है इसके पास कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा? तो आप सब कहेंगे सर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी का नाम क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल। ठीक है, अब सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ईच ऑफ द अल्कली मेटल्स। ईच ऑफ द अल्कली मेटल मतलब सब, लिथियम की हो, सोडियम की हो, पोटेशियम की हो, अगर आप गौर से देखें इन सब के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दैट्स वाई दे आर इन 1A ग्रुप। ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये सब के सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब के सब अगर 1A ग्रुप में है, लिहाजा इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। इसी तरह मैग्नीशियम के 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड आयनाइजेशन क्या होती है? सेकेंड आयनाइजेशन का मतलब है कि इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो वो सेकेंड आयनाइजेशन होगी। ठीक है, अभी मैं आपको फर्स्ट आयनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ कि फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द अल्कली मेटल
हर अल्कली मेटल की जो फर्स्ट आयनाइजेशन है वो लो है, किससे? लोअर देन द कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि उसके मध्य मुकाबिल, उसके बराबर या इन द सेम पीरियड। यानी अगर मैं अल्कली मेटल्स, चूँकि हम यही ट्रेंड पढ़ना चाह रहे हैं अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या ट्रेंड है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, तो स्टूडेंट अगर ये अल्कली मेटल्स हैं और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ठीक है, तो उसने कहा जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उन सब की फर्स्ट आयनाइजेशन कम होगी, ठीक है, कम होगी एज कंपेयर टू द कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी अगर मैं पूछता हूँ लिथियम और बेरिलियम में, एक ही सेम पीरियड में पूछना चाहिए मुझे, ठीक है, सेम पीरियड में लिथियम और बेरिलियम में किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे बेरिलियम की ज़्यादा होगी, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, पोटेशियम कैल्शियम में कैल्शियम की ज़्यादा होगी, रुबिडियम सीजियम में स्ट्रोंशियम की ज़्यादा होगी। बताने का मकसद ये कि आपको ट्रेंड याद होना चाहिए कि जब भी हम इन अ पीरियड मूव करेंगे तो एस ब्लॉक के अंदर 1A के एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन कम होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब आते हैं इसके रीज़न पे कि वाई ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आईपी वो एनर्जी थी जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए काम आ रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर, जितने भी फाइनल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो न्यूक्लियस का होल्ड अपने तमाम इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, ठीक है। इसके पास भी 3 शेल हैं KLM, इसके पास भी 3 शेल हैं KLM। तो आप कहेंगे सर इसका भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, कौन ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? इसके लिए आपको याद आएगी मेरी बात जिसमें मैंने आपको बताया था एटॉमिक साइज़। अगर मैं पूछूं सोडियम और मैग्नीशियम में किसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर दोनों के पास 3 शेल हैं, लेकिन फिर भी सोडियम का साइज़ बड़ा होगा, मैग्नीशियम का छोटा होगा। इसकी वजह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, लास्ट लेक्चर में, कि मैग्नीशियम का साइज़ सोडियम से छोटा इसलिए होगा कि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है पोटेशियम से, सोडियम से। सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज 23 है, यानी इसके बाद जो प्रोटॉन होंगे वो 11 प्रोटॉन होंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास 1 प्रोटॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग द नंबर ऑफ शेल सेम, नंबर ऑफ शेल सेम होने के बावजूद अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है, प्रोटॉन बढ़ गया, इसका मतलब न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर मोस्ट शेल है वो ज़्यादा इसकी तरफ खिंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, स्टूडेंट गौर सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ सोडियम और मैग्नीशियम में वैलेंस शेल के ऊपर, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर ज़्यादा होल्ड मैग्नीशियम के अंदर है, क्योंकि मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, ठीक है। एक वजह इसकी ये हो गई। इसीलिए जब मैं आईपी लेके आऊँगा तो इसको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। जब मैं ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँगा तो पहली बात ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात कि इस पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम कम होगी, क्योंकि साइज़ बड़ा है, तो इसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे सोडियम की अट्रैक्शन कम है, लिहाजा इसको वो आराम से आईपी कम चाहिए होगी और ले जाएगा। लेकिन जब मैं मैग्नीशियम की तरफ जाता हूँ तो साइज़ छोटा हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से खींच रहा है, तो अब मुझे निकालने के लिए जो पावर चाहिए, यानी जो निकालने के लिए मुझे आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, वो ज़्यादा दरकार होगी, यानी मुझे ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और न्यूक्लियस इसको ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तभी इसका साइज़ भी छोटा हुआ है और तभी इसकी आईपी भी बढ़ गई है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक पीरियड के अंदर जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस मूव करते हैं 1A और 2A के अंदर, तो आपकी आईपी जो होती है वो लो होती है अल्कली मेटल्स की, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आईपी ज़्यादा होती है। अब अगर मैं ग्रुप की बात करूँ कि ग्रुप में मैं नीचे आ रहा हूँ, तो ग्रुप में आपके लिए बहुत सिंपल है। अगर मैं लिथियम और सोडियम की बात करता हूँ कि लिथियम और सोडियम, या ओवरऑल बात करूँ पोटेशियम रुबिडियम, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो ये पीरियड मूव करता है, फर्स्ट सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, और जैसे जैसे पीरियड चेंज होते हैं पीरियड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स। लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, पोटेशियम के पास 4 शेल हैं। जैसे जैसे शेल बड़ा होगा स्टूडेंट, इसका मतलब है साइज़ बढ़ रहा है, और जितना साइज़ बड़ा होगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस आपका सेंटर है, मरकज़ है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहेगा उतना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, हमें उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी हमें उतनी कम आईपी चाहिए होगी, ठीक है स्टूडेंट। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सोडियम लिथियम की।
लिथियम के पास है सिर्फ 2 शेल, एक पहला शेल के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसमें से बात करूं, बताएं इलेक्ट्रॉन किस में से जल्दी बाहर आएगा, तो आप कहेंगे सोडियम में से जल्दी आएगा, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, सेकंड शेल है इसके पास। जब मैं यहाँ एनर्जी दूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा आईपी चाहिए होगी क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। सोडियम के साइज़ में तीसरा शेल आ गया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इसको आराम से निकाल लूँगा। पोटेशियम में चले जाएंगे तो 4 शेल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और दूर चला जाएगा, इसका मतलब मेरे लिए निकालना और आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ द आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज, ठीक है, डाउन द ग्रुप। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। जैसे हम नीचे जाते हैं लिथियम से सोडियम पे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएगा, ठीक है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस फर्मली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस। देयरफॉर इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन इफ वी प्रोसीड इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरह स्टूडेंट हमने यहाँ पे ट्रेंड पढ़ लिया आयनाइजेशन पोटेंशियल का। हमें समझ में आया कि तमाम 1A की जो फर्स्ट आयनाइजेशन है वो ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ सेकेंड A, ठीक है, यानी अल्कलाइन एंड मेटल्स। और जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम आपकी आयनाइजेशन डिक्रीज होती है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ हमारे पास जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा एक आयन की होगी और अगर मैं उसको डिफाइन करूँ, डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द आयंस ऑफ एनी मेटल इन अ सोल्यूशन, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर हम यानी एक्वा सोल्यूशन के अंदर अगर हम किसी मेटल का आयन बनाते हैं, किसी मेटल से क्या बात कहें आपसे, आपको हम कहते हैं 1A का मेटल या 2A का मेटल, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल। आप कोई भी इसमें से 1A का मेटल ले लें और यहाँ से कोई भी 2A का मेटल ले लें, ठीक है। 1A के मेटल का जब भी आयन बनेगा, यानी लिथियम का जब भी आयन बनेगा, आपके पास लिथियम +1 बनेगा। सोडियम का जब भी आयन बनेगा, सोडियम +1 बनेगा। इसी तरह से सेकेंड A की बात करें तो मैग्नीशियम का जब भी आयन बनेगा Mg+2 बनेगा, कैल्शियम का जब भी बनेगा Ca+2 बनेगा, ठीक है। ये आयन्स हैं ऑफ फर्स्ट A एंड सेकेंड A। इट मीन्स अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स के जब आयन बनते हैं तो हमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है आयन बनाने के लिए, ठीक है, इन अ सोल्यूशन, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन में जब हम हाइड्रेट करते हैं किसी भी क्रिस्टलेटिस को, जब हाइड्रेट करते हैं और आयन बनाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको समझाना है कि हाइड्रेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो ग्रुप और पीरियड में क्या है। बेसिकली हमने फोकस करना है ट्रेंड के ऊपर कि ग्रुप में जब मूव करेंगे और पीरियड में जब मूव करेंगे तो आपके पास ट्रेंड्स क्या होंगे। तो यहाँ पर मैंने मैंशन किया है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन पर। चूँकि आयन का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी जो आयन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। लिहाजा आयन का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया। साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रोजन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने बताया है कि जितना ज़्यादा स्मॉल होगा साइज़ किसी भी मेटल का, 2 मेटल की बात कर रहा हूँ, 1A के मेटल और 2A के मेटल्स, ठीक है। चूँकि हमारे पास एस ब्लॉक चैप्टर है और हम एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ 1A और 2A को पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा साइज़ आयन का, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। स्मॉलर द साइज़ याद रखिएगा, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, मैं यहाँ पे आयन लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसकी स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। इस जुमले से ये मतलब समझ में आया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो आयन बनेंगे, यानी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जितने भी M+2 आयन बनेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो M2+ आयन बन रहे हैं +2 के अंदर, वो ज़्यादा मोर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होंगे देन द अल्कली मेटल्स आयन। अल्कली मेटल का आयन क्या होता है? +1, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूँ या हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करूँ तो ऑलवेज metals of 2A alkaline earth metals have greater heat of hydration या hydration enthalpy than the alkali metals, ठीक है। इसकी वजह यही है कि जब आप पीरियड में मूव करते हैं अल्कली मेटल से अल्कलाइन की तरफ मूव करेंगे तो आपके शेल सेम रहेंगे, साइज़ आपका छोटा हो जाएगा। यानी लिथियम और बेरिलियम में एटॉमिक साइज़ किसका, आयनिक साइज़ किसका बड़ा है? तो लिथियम का आयनिक साइज़ बड़ा होता है, बेरिलियम का आयनिक साइज़ छोटा होता है। आपको मैंने आयनिक साइज़ में बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में
कि आयनिक साइज़ कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। अगर आप पीरियड में मूव करेंगे अलॉन्ग लेफ़्ट टू राइट तो आयनिक साइज़ आपका कम होगा, और जिसका साइज़ कम है, स्मॉलर द साइज़, जिसका साइज़ कम है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी वो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होगा। लिहाजा हम यह कह सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड देन द अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ आयंस। ठीक है, इट मीन्स द साइज ऑफ अल्कली metals, the size of the ions of alkali metals is greater than that of the size of the ions of alkaline earth metals. Therefore, the heat of hydration of alkaline earth metal is much greater than that of the heat of hydration of alkali metals. ठीक है, और इसका दूसरा अगर मैं रुख देखूँ डाउन द पीरियड, डाउन द ग्रुप सॉरी, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगा, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैं पूछूँ इन चारों में सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है, तो आप कहेंगे रुबिडियम की है। ठीक है, क्यों? जैसे आप नीचे आएंगे स्टूडेंट तो आयनिक जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। इसके पास एक शेल होगा, इसके आयन के पास, सोडियम के आयन के पास 2 शेल होंगे, पोटेशियम के आयन के पास 3 शेल होंगे, रुबिडियम के आयन के पास 4 शेल होंगे। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे साइज़ उतना बड़ा होगा, और जितना साइज़ बड़ा होगा उतना वो है लेस जो है वो हाइड्रेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा जितना साइज़ छोटा होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, इसका मतलब जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। लिहाजा अगर मैं अलॉन्ग द डाउन द ग्रुप मूव करूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो यहाँ पे हमारी हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज़ होगी। ये था हमारे पास स्टूडेंट आज का सेकंड प्रॉपर्टी थी या सेकंड ट्रेंड हमने पढ़ा, विच इज़ हीट ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब हमने पढ़ना है स्टूडेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि क्या ट्रेंड है ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। सबसे पहले मैं डेफिनेशन में फोकस करूँगा स्टूडेंट, किसी भी मेटल, क्योंकि मेटल की बात करें, अल्कलाइन मेटल और अल्कली मेटल्स इन दोनों की बात की जा रही है आपके सामने, तो जो यहाँ पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्टेज। कितनी वोल्टेज दरकार है किसी मेटल को अपने आयन में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये होती है बेसिकली मेटल और मेटल के सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं उस जो सॉल्ट में मेटल का सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट के सॉल्यूशन और मेटल के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ बेसिकली यूज्ड टू फॉर्म और कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन। ठीक है, मेंशन भी किया हुआ मैंने कि इट इज़ द मेजर ऑफ कन्वर्जन। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो मेजर होता है किसका, कन्वर्जन ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। मेटल को उसके आयन में कन्वर्ट करने में जो मदद करता है वोल्टेज, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसके लिए हम जो है वो सेल यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने सेल्स पढ़े होंगे, वो सेल्स यूज़ किए जाते हैं। उस सेल्स में आपको पता है इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो मेटल स्ट्रिप्स होती हैं। मेटल स्ट्रिप मेटल होगा, ठीक है, उसको आप एज ए इलेक्ट्रोड डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप सॉल्ट यूज़ कर रहे होंगे जिसे हम अक्सर इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो हमारे पास कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कि अल्कली और अल्कलाइन एंड मेटल में इसका क्या ट्रेंड है। यहाँ मैंने लिखा है कि अल्कली एंड अल्कलाइन एंड मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों अल्कली मेटल्स हों या अल्कलाइन एंड मेटल्स हों, दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो बासानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल बासानी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। और आपको पता है कि अगर लिथियम की बात करूँ मैं, कि लिथियम है, लिथियम मेटल है, लिथियम अपने मेटल से जो अपना आयन बनाएगा वो फ़ौरन एक इलेक्ट्रॉन देगा और लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम है और वो फ़ौरन से मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है चाहे अल्कली मेटल्स हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, सब के सब मेटल से अपना आयन में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। यानी ये जो हो जितने भी आप पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इन पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। ये फ़ौरन से अपना इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में से निकाल देते हैं
ताकि वो आयन फॉर्म कर सकें, लिहाजा इन्हें हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एंड द आईपी ऑफ दीज मेटल्स, जो इनकी ईपी से मुराद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इन मेटल्स की, चाहे वो अल्कलाइन हो या अल्कली मेटल्स हों, आर मोर नेगेटिव एज दे अंडरगो ऑक्सीडेशन वेरी इजीली, लिहाजा उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादातर नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव होती है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते चले स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन साइज़। जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाएंगे, उसको मैं रिलेट करूँगा आयनाइजेशन पोटेंशियल से, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, 1A में मूव करें या 2 में मूव करें, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ता है। इसके पास, इसके आयन के पास 2 शेल्स हैं, एक शेल है इसके आयन के पास, इसके आयन के पास 2 शेल हैं, 3 शेल, 4, 5, तो शेल्स बढ़ रहे हैं आपके। शेल्स का मतलब साइज़ बढ़ रहा है आपका, ठीक है स्टूडेंट। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है, मैंने आपसे कहा था, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। जितना वो दूर होगा उतना आसान होगा, आईपी कम होने लगेगी, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और आपका इलेक्ट्रॉन, आपका जो मेटल है वो जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप साइज़ आपका बढ़ता है, आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, यानी आपका वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो उसमें कम हो जाता है। इस तरह स्टूडेंट जितना हमारा साइज़ बढ़ता जाएगा डाउन द पीरियड, इफ़ यू मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द साइज़ विल इंक्रीज एज द नंबर ऑफ शेल इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी जो वोल्टेज का डिफरेंस है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, वो कम होता जाएगा, यानी आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उसे आयन बनाने के अंदर, कम वोल्टेज चाहिए होगा आपको आयन बनाने के अंदर। और जैसे आप ऊपर होते हैं, जैसे लिथियम के आयन को जो है वो एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम और रुबिडियम, लिथियम के आयन को बनने में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगी, लिहाजा उसकी जो ईपी होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, वो ज़्यादा होगी। इस तरह स्टूडेंट हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ख़त्म किया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह गए हैं प्रॉपर्टीज़, वो यहाँ पर विच इज़ बेसिकली डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी अब हम करने जा रहे हैं, ट्रेंड देखने जा रहे हैं अल्कली और अल्कलाइन एंड मेटल का। डेंसिटीज़ में कैसे जो है वेरिएशन आ रही है, क्या ट्रेंड है ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से अल्कली और अल्कलाइन एंड मेटल के क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डेंसिटीज़ की जहाँ तक बात करते हैं, डेंसिटीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि जो अल्कलाइन मेटल्स हैं उनका मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, ठीक है। That's why we can say that alkaline earth metals or the members of elements of group 2A are more denser than the elements of group 1A which are alkali metals, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है द डेंसिटीज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। पहला जुमला ये लिखा है हमने, द डेंसिटीज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर ग्रुप में जा रहे हैं अप टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो डेंसिटी बढ़ेगी। इसमें भी आप देख सकते हैं लिथियम का साइज़ जो है वो छोटा है, सोडियम का बड़ा है, पोटेशियम का उससे बड़ा है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी, वो मेटल आपका ज़्यादा डेंसर होगा। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि अगर मैं ग्रुप में मूव कर रहा हूँ तब भी डेंसिटी बढ़ रही है, और अब मैं अगर अलॉन्ग पीरियड बात करता हूँ 1A और 2A की, तो 2A ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू 1A। इसका मतलब यूँ भी आपकी डेंसिटी बढ़ी है और यूँ भी आपकी डेंसिटी इंक्रीज़ हुई है अलॉन्ग द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड। तो सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है पीरियड का ट्रेंड, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर डेंसर देन द कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स का मतलब है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल से, यानी बी की डेंसिटी बेरिलियम की, लिथियम में बेरिलियम की भी डेंसिटी ज़्यादा है, मैग्नीशियम और सोडियम में मैग्नीशियम की डेंसिटी ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ अ अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर डेंसर देन अल्कली मेटल्स, कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। ये हो गया हमारा डेंसिटी का ट्रेंड। अब चलते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे। तो स्टूडेंट जो 2A के मेंबर्स हैं, यानी सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो हार्डर इन नेचर हैं, ठीक है, नेचर में हार्ड होते हैं, लिहाजा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 1A ग्रुप मेंबर्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है एज़ कम्पेयर टू द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2A। इट मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एज 2A ग्रुप एलिमेंट्स आर हार्डर, वो हार्डर होते हैं नेचर के अंदर। जितना ज़्यादा हार्ड होगा एलिमेंट या मेटल उतनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी आपको, हीट ज़्यादा करना पड़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग के लिए, उनका पॉइंट ज़्यादा हायर होगा, ठीक है।
अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूँ तो उनके पॉइंट्स लोअर हैं, इसका मतलब मैं आप फिर से कह सकता हूँ कि 1A का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू 2A। 2A का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू इट्स हार्डनेस, ठीक है। और अगर जनरल वे में बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। जिस तरह डेंसिटी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। यानी अगर मैं डाउन द ग्रुप मूव कर रहा हूँ, मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इन 4 की बात करता हूँ और आपसे कहता हूँ बताएं किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि रुबिडियम का सबसे कम होगा, क्योंकि जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं पीरियड में मूव करूँ, यानी फॉर इंस्टेंस मैं अगर 1A और 2A की बात करूँ तो 2A के जो मेंबर्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1A के मेंबर्स। यहाँ हमारे स्टूडेंट्स तमाम के तमाम ट्रेंड्स, ग्रुप ट्रेंड्स ख़त्म हुए, जिससे हमने तमाम तर चीज़ें जो हमारी बुक में मेंशन थी वो 1A और 2A के लिहाज से हमने पढ़ ली हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा और इसका एक एक पॉइंट आपको विद रीज़न याद हो जाएगा। इजाज़त है मुझे स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको, और नए क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो टॉपिक था मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, लेक्चर के लास्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि ये जो टॉपिक है ये मोस्टली रीजंस में आता है, या आप कह सकते हैं तो MCQs में आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में इसको इतना प्रेफर नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल आपने करना है, आपके कोर्स के अंदर है। और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।